Hello students, welcome back to Geography Guru channel. This is our fourth episode of class 10th Geography chapter number 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विनिर्माण उद्योग। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा बता दूं कि हमने पीछे अभी तक इस यात्रा में क्या क्या इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ लिया है। हमने पढ़ा है विनिर्माण उद्योग क्या होते हैं, विनिर्माण उद्योग है उनकी इम्पोर्टेंस क्या है, विनिर्माण उद्योग का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है। उसके बाद हमने बात की थी कौन से फैक्टर है जो किसी भी उद्योग की अवस्थिति को लोकेशन को प्रभावित करते हैं। फिर हमने जाना था कि विनिर्माण उद्योग है उनको किन आधार पे और कितने भागों में बांटा जा सकता है। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज हमने जाना। और जो हमारा पिछला सेशन था, पिछला वीडियो था, उसमें हमने कृषि आधारित उद्योगों की बात की थी। उसमें 3 प्रमुख उद्योग हमने लिए थे, सूती वस्त्र उद्योग, पटसन उद्योग और चीनी उद्योग। आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो रहेगा मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के ऊपर, यानी कि खनिज आधारित उद्योग। जो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है उनमें से सबसे प्रमुख है लोहा इस्पात उद्योग। इसके अलावा हम एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले हम जानते हैं कि खनिज आधारित उद्योग क्या है। ये आपको अच्छे से पता भी है, समझ में भी आ गया होगा। वो उद्योग जो अपने कच्चे माल के लिए खनिजों पर निर्भर करते हैं, कच्चे माल के लिए, उनको हम खनिज आधारित उद्योग कहते हैं। ओके, इनमें शामिल है लोहा इस्पात उद्योग है, सबसे महत्वपूर्ण उद्योग है, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, या हम बात करें अन्य जो उद्योग हैं जो खनिजों का कच्चे माल के तौर पर उपयोग करते हैं, उन सभी को हम खनिज आधारित उद्योगों में शामिल करेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो इंडस्ट्री है वो है लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग जो है वो एक बुनियादी उद्योग है, आधारभूत उद्योग है। कैसे? क्योंकि ये जो प्रोडक्ट तैयार करता है इसका उपयोग करते हैं बाकी इंडस्ट्रीज। बाकी उद्योग है वो कच्चे माल के तौर पे उसका उपयोग करते हैं और नई वस्तुओं का निर्माण करते हैं, तो इसलिए इसे हम आधारभूत उद्योग कहते हैं। और इसका एक कारण ये भी है कि सभी उद्योगों में जो मशीनरी उपयोग की जाती है वो लोहा इस्पात से ही तैयार की जाती है। इस उद्योग को मदर ऑफ इंडस्ट्रीज या जननी उद्योग भी कहा जाता है। इसे हम की इंडस्ट्री भी कहते हैं, चाबी उद्योग, क्योंकि बाकी उद्योग है वो इस उद्योग के ऊपर निर्भर करते हैं। तो इसको की इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, मदर ऑफ ऑल अदर इंडस्ट्रीज भी कह सकते हैं। और इसे किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। यानी कौन सा देश कितना अधिक विकसित होगा वो बहुत हद तक डिपेंड करता है लोहा इस्पात उद्योग के ऊपर। यानी बहुत महत्वपूर्ण उद्योग है ये। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने आपको शो कराऊँ किस तरीके से लोहेस्क है उसको पिघलाया जाता है, कच्चा लोहा तैयार किया जाता है, उसके बाद ढलवां लोहा तैयार होता है, उसके बाद पिटवां लोहा तैयार होता है, उसके बाद जो स्पंज लोहा या जो लोहा है वो लोहेस्क है वो तैयार होता है। लोहेस्क से लोहा तैयार होता है, उसके बाद स्टील तैयार होता है। तो लंबी प्रोसेस होती है, बहुत अधिक तापमान के ऊपर उसको मेल्ट किया जाता है। अब लोहा इस्पात है, उसके उपयोग क्या है ये आपको अच्छे से पता है। ऐसा कोई भी कार्य नहीं है, कोई भी उद्योग नहीं है जिसमें लोहा इस्पात का उपयोग नहीं होता। इंजीनियरिंग का सामान है, निर्माण सामग्री, रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण, अन्य अलग अलग प्रकार की उपभोक्ता वस्तुएं, उन सभी के लिए लोहे या स्टील का उपयोग किया जाता है। अब ये स्टील क्या है? स्टील जब लोहा है उससे स्टील निर्माण किया जाता है, लोहे से लोहा प्राप्त किया जाएगा और स्टील निर्माण के लिए 1 टन यानी कि 10 क्विंटल में 10 किलोग्राम मैग्नीज है वो मिक्सअप की जाती है और उससे वो स्टील बनता है। स्टील है वो ज़्यादा मजबूत होता है और जंगरोधी होता है, उसमें जंग नहीं लगता है। स्टील का उत्पादन और खपत किसी भी देश के विकास का सूचक माना जाता है। यानी विकास का जब मापन किया जाता है तो ये भी देखा जाता है जिस देश में जितना अधिक स्टील का उत्पादन हो रहा है, जितना अधिक वहाँ पर खपत हो रही है, उतना ही वो देश विकास की तरफ अग्रसर है। भारत दुनिया में कच्चे इस्पात के उत्पादन में चौथे स्थान पर है। स्पंज आयरन का सबसे बड़ा उत्पादक है। अशुद्ध अगर हम इस्पात की बात करें तो उसमें हम चौथे स्थान पर, और स्पंज आयरन की बात करें तो उसमें हम सबसे बड़े उत्पादक हैं। भारत में कच्चे इस्पात का उत्पादन है वो लगभग 32.8 मिलियन टन के आसपास था 2010-11 में। लेकिन चिंता की बात यह है कि उत्पादन तो अधिक है, लेकिन हम प्रति व्यक्ति इस्पात की खपत में बहुत पीछे हैं। यह केवल 32 किलोग्राम प्रति वर्ष है प्रति व्यक्ति, जो पश्चिमी देशों से, हमारे पड़ोसी देश चाइना से बहुत कम है। चीन स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है और स्टील का दुनिया में सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है, जो उनकी तरक्की को, विकास को दर्शा रहा है।
2004 में भारत में स्टील का सबसे बड़ा भारत जो था वो स्टील का सबसे बड़ा निर्यातक था। अभी भारत में 10 प्रमुख स्टील प्लांट है, बड़े स्टील प्लांट है। इसके अलावा कई छोटे छोटे प्लांट भी कार्य कर रहे हैं। इसमें से स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी है जिसके अंडर में कई सारे स्टील प्लांट आते हैं। सेल के नाम से अपना स्टील मार्केट में उतारती है। और प्राइवेट सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी और हमारे देश की सबसे बड़ी कंपनी है वो है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में जमशेदपुर यानी जिसको साकची कहा जाता था उस वक्त, उस स्थान पर की गई थी। कब? 1907 में। प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ था 1912 में जाके। स्टील का प्रोडक्शन 1912 में शुरू हुआ था। बाद में साकची का नाम बदल करके जमशेदपुर रख दिया गया और ये स्थान एक नदी के किनारे है जिसका नाम है सवर्ण रेखा नदी। लोहा इस्पात उद्योग एक भारी उद्योग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें कच्चा माल के साथ साथ जो तैयार माल है दोनों ही भारी होते हैं, इसलिए इसको भारी उद्योग कहा जाता है। हमारे देश का ज़्यादातर जो लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार है उसके आसपास केंद्रित है। यानी किन राज्यों में? झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, इन राज्यों में केंद्रित है। तो यहाँ पर इस उद्योग के केंद्रित होने के कई सारे कारण हैं। पहला, कच्चा माल आसानी से उपलब्ध है। इसके लिए कच्चा माल चाहिए, वो मुख्य तौर पे लोहेस चाहिए। स्टील के लिए बॉक्साइट चाहिए। तीसरा ये है ऊर्जा के लिए यहाँ पर कोयला चाहिए। तो वो सब कुछ यहाँ पर उपलब्ध है। तो वो उपलब्ध होने के कारण यहाँ पर इस उद्योग का विकास है वो तेज़ी से हुआ है। दूसरा, यहाँ सस्ता श्रम भी उपलब्ध है। घनी जनसंख्या वाले इलाके हैं तो सस्ते श्रमिक आसानी से उपलब्ध हैं, ये भी एक कारण है। तीसरा, बड़ी मात्रा में जल चाहिए इस उद्योग को। लोहे को बार बार बहुत अधिक टेम्परेचर के ऊपर पिघलाया जाता है, फिर ठंडा किया जाता है। तो यहाँ पर सैकड़ों नदियाँ बहती है और सभी जो बड़े उद्योग लगे हैं वो नदी के किनारे लगे हुए हैं। जलवायु भी उपयुक्त है, कार्य वर्ष भर चल पाएगा। बाजार की सुविधा उपलब्ध है, न केवल लोकल बाजार है वो अवेलेबल है बल्कि पास में कोलकाता बंदरगाह, विशाखापट्टनम, हल्दिया बंदरगाह वो भी स्थित है जिसके द्वारा विदेश का बाजार, विदेशी बाजार है वो भी नियंत्रण में है या पहुंच में है। परिवहन की सुविधा, कच्चे माल की आयात के लिए, कारखाने तक लाने के लिए, तैयार माल को भेजने के लिए, ये सारा जो एरिया है जहाँ पर ये छोटा नागपुर पठार का इलाका है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण खनिजों का स्थान है तो ये पूरे देश से जुड़ा हुआ सड़क मार्ग और रेल परिवहन के लिए। क्योंकि ये एक भारी उद्योग है तो मुख्य तौर पर ये रेल परिवहन पर निर्भर है और जहाँ पर भी ये उद्योग लगा हुआ है वहाँ से रेलवे लाइन है उसका विकास किया गया है। बंदरगाह की सुविधा, कोलकाता, पारादीप, हल्दिया, विशाखापट्टनम, इन बंदरगाहों की सुविधा भी पास से उपलब्ध है। प्रारंभिक संवेग भी एक बड़ा कारण है यहाँ पर इस उद्योग लगने का, क्योंकि पहली जो हमारे लोहा इस्पात उद्योग का विकास हुआ था या लगी थी वो था 1907 में जमशेदपुर साकची नामक स्थान पर। और इस प्रारंभिक संवेग के कारण बाद में जब उद्योग लगे तो वो भी वहीं पर लगने लगे। बैंकिंग और बीमा की सुविधाएं भी आसपास की जगहों से अवेलेबल है। अब हम बात करेंगे कुछ चुनौतियों की, कुछ समस्याओं की जिनका सामना कर रहा है भारत का लोहा इस्पात उद्योग। उनमें से है उच्च लागत है और कोकिंग कोल की सीमित उपलब्धता है। लागत अधिक होती है हमारे देश में, परिवहन की सुविधा उनकी लागत अधिक है, श्रमिक है वो उनकी उत्पादकता कम है लेकिन लागत अधिक है, और कोकिंग कोल है उसकी भी कमी है। यहाँ पर श्रम की कम उत्पादकता, ये सभी उद्योग है उनकी समस्या है। ऊर्जा की अनियमित आपूर्ति, हालांकि मुख्य तौर पर कोयले का उपयोग किया जाता है लेकिन बाद की प्रोसेसिंग के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसकी सप्लाई है वो नियमित नहीं उपलब्ध हो पा रही है। बुनियादी ढांचा है वो भी उतना बेहतर नहीं है। पूंजी का अभाव है जिसके कारण भी इस उद्योग का उतना विकास नहीं हो पाया जितना कि होना चाहिए, जितना कच्चा माल हमारे देश में उपलब्ध है। तो ये समस्याएं रही है। हालांकि इस उद्योग में एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और उदारीकरण है। उसके बाद निजी जो उद्यमी है उन्होंने अपने प्रयासों से उस उद्योग को बढ़ावा दिया है। अब पिछले कुछ वर्षों में इन्होंने कुछ सकारात्मक परिणाम दिए, कुछ बेहतर परिणाम दिए। तो ये था लोहा इस्पात उद्योग। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें तो उनमें से एक क्वेश्चन ये बनता है, लोहा इस्पात उद्योग है वो छोटा नागपुर पठार है उसके आसपास केंद्रित है, क्यों, क्या कारण है, और दूसरा इसकी समस्याएं। अब हम मैप वर्क में थोड़ा सा चेक करते हैं कहाँ कहाँ पर प्रमुख लोहा इस्पात के संयंत्र उपलब्ध हैं। जो आयरन स्टील के प्लांट हैं वो आप देखिए, थोड़ा विजिबल इतना क्लियर नहीं होगा ये मैप। यहाँ पे झारखंड में बोकारो,
दुर्गापुर वेस्ट बंगाल में, बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, ये जमशेदपुर है बिल्कुल वेस्ट बंगाल के साथ लगता, उड़ीसा में राउरकेला। तो ये 5 जो स्थान है बिल्कुल पास पास स्थित है। बोकारो और जमशेदपुर दोनों झारखंड में, दुर्गापुर और बर्नपुर वेस्ट बंगाल में, राउरकेला उड़ीसा में। मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में भिलाई, गोपालपुर इन उड़ीसा, विशाखापट्टनम इन आंध्र प्रदेश, विजयनगर कर्नाटका में, रत्नागिरी महाराष्ट्र, न्यू मैंगलोर कर्नाटका में, भद्रावती कर्नाटका में और स्लेम ये तमिलनाडु में। तो ये महत्वपूर्ण लोहा इस्पात केंद्र हैं जो देश का लगभग 90 से 95% लोहा इस्पात प्रोड्यूस करते हैं, प्रोडक्ट का। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री की। स्मेल्टिंग का अर्थ है पिघलाने का उद्योग, एल्यूमिनियम को तैयार करने का उद्योग। भारत का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण धातु आधारित उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग के बाद। स्मेल्टर्स में प्रयुक्त जो कच्चा माल होता है वो बॉक्साइट होता है, जैसा कि पिछले चैप्टर में हमने डिस्कस किया कि एल्यूमिनियम है वो बॉक्साइट से प्राप्त होता है, एल्यूमिना प्राप्त होता है और उसके बाद एल्यूमिनियम है वो तैयार किया जाता है। बॉक्साइट है वो बहुत भारी होता है, गहरे लाल रंग का होता है, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा था, पिछले चैप्टर के वीडियो में, कि गहरे लाल रंग का होता है, भारी होता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि जब भारी कच्चा माल है तो इस उद्योग के लगने की संभावना वही होती है जहाँ पर उद्योग जो कच्चा माल है वो उपलब्ध होता है। ये हल्का, जंगरोधी, ऊष्मा का एक अच्छा संवाहक होता है। क्या? एल्यूमिनियम हल्का होता है, जंग नहीं लगता इसके, ऊष्मा का अच्छा एक सुचालक होता है, लचीला होता है और अन्य धातुओं के साथ मिश्रित होने पे काफ़ी मजबूत भी होता है। यानी बहुत अच्छे गुण हैं। जैसे लोहे का है तो वो मजबूत जरूर होता है लेकिन जंगरोधी नहीं होता। स्टील मजबूत होता है लेकिन वो लचीला नहीं होता, लेकिन इसमें सभी गुण होते हैं। इसका उपयोग कई प्रकार के उद्योगों में किया जाता है, विमान में, बर्तन बनाने में, रसायन उद्योग में, रंग रोगन उद्योग में, सजावटी सामान बनाने में, दरवाजे खिड़कियाँ बनाने में, दवा की पैकिंग में, तारों के निर्माण में। तो इसके उपयोग बहुत अधिक है और इसके उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ते भी जा रहे हैं। इसने कई उद्योगों के लिए कई जो धातुएं उनके लिए विकल्प है वो उपलब्ध करवाया है। वो है इस्पात, तांबा, जस्ता और कई उद्योगों में शीशे हैं, उनके विकल्प के तौर पर इसको उपयोग में लाया जा रहा है। भारत में एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के प्रगलन के कुल 8 प्लांट है। ये उड़ीसा, नालको, बाल्को, पश्चिम बंगाल, केरल, यूपी, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में। 2004 में हमारे देश में लगभग 600 मिलियन टन के आसपास एल्यूमिनियम का उत्पादन हुआ था। तो कुल 8 प्लांट है जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ यानी छोटा नागपुर, पठार के आसपास के इलाके, और अगर हम मध्य भारत और पश्चिम भारत की बात करें तो महाराष्ट्र, दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु, केरल, उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद आता है रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्री। ये भी तेज़ी से बढ़ रहा है, विविधतापूर्ण भी है, कई प्रकार के केमिकल तैयार किए जाते हैं। जीडीपी का 3% योगदान देता है ये, तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। एशिया में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग हमारे देश में केमिकल इंडस्ट्री का, और आकार के आधार पे देखें तो पूरी दुनिया में हम 12वें स्थान पर आते हैं। इसमें बड़े और छोटे दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ हैं वो शामिल है। जैसे जैसे कृषि का विकास हो रहा है वैसे वैसे उस उद्योग का भी विकास तेज़ी से हुआ है। रासायनिक उद्योग में दोनों प्रकार के कार्बनिक और अकार्बनिक प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं। कार्बनिक रसायनों में जैसे पेट्रोकेमिकल, सिंथेटिक फाइबर, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स या अन्य जो फार्मास्यूटिकल्स के या मेडिकल लाइन के प्रोडक्ट है वो तैयार किए जाते हैं। अकार्बनिक जो प्रोडक्ट हैं, रसायन हैं, उनमें है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें उर्वरक, सिंथेटिक फाइबर, प्लास्टिक, चिपकने वाले जो प्रोडक्ट है, पेन, डाई सामान है, ये तैयार किए जाते हैं। नाइट्रिक एसिड है, ये तैयार की जाती है। क्षार, सोडा ऐश, ग्लास, साबुन, डिटर्जेंट बनाने के लिए जो प्रयुक्त होते हैं, यानी हर प्रकार के प्रोडक्ट वो तैयार किए जाते हैं। थोड़ा सा आराम कीजिए, आप इतना लंबा सांस लेने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत कुछ बता दिया, तो आप इसको दोबारा से रीड कीजिए। तो कुछ इंपॉर्टेंट ही बताना, और बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि आप इतने डिटेल में जाओ। कि इसमें कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं, मेरे बताने का मतलब ये था। तो इतने सारे एग्जाम्पल लेने की ज़रूरत नहीं है। ओके,
तो ये भी एक महत्वपूर्ण उद्योग है। उसके बाद आता है उर्वरक उद्योग। जो उर्वरक उद्योग है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, इसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन उर्वरक जिनमें यूरिया शामिल है मुख्य तौर पर, और फॉस्फेटिक उर्वरक और अमोनियम फॉस्फेट जिसमें डीएपी, जो गांव में रहते हैं उनको अच्छे से पता है यूरिया और डीएपी है दोनों खेतों में प्रयोग में लाई जाती है, फसलों में डाली जाती है। डीएपी का उपयोग बुआई के वक्त होता है, यूरिया बाद में फसल में दी जाती है। तो इनमें से हमारे देश में जो उर्वरक है उनमें से मुख्य तौर पर यूरिया और डीएपी का उत्पादन किया जाता है, जिनमें नाइट्रोजन, एन, फॉस्फेट और पोटास का संयोजन शामिल होता है। भारत नाइट्रोजन उर्वरकों के उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक है, तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है नाइट्रोजन उर्वरकों का। नाइट्रोजन में उर्वरक कौन सी है? यूरिया। अब भारत में उर्वरक उद्योग की बात की जाए कि कहाँ पर विकसित है, तो हमारे देश में नाइट्रोजन उर्वरकों के लिए 57 जो नाइट्रोजनस और जटिल नाइट्रोजन युक्त है उर्वरक, उनके 57 प्लांट है। यूरिया के 29 प्लांट्स हैं। अमोनियम सल्फेट है, उसके लिए 9 प्लांट है हमारे देश में। और 68 छोटी छोटी इकाइयाँ हैं जो एकल सुपर फॉस्फेट का उत्पादन करती है। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो हमारे देश में 170 से अधिक इकाइयाँ हैं जो उर्वरक का उत्पादन कर रही है। मुख्य राज्य जो हैं वो है गुजरात, तमिलनाडु, यूपी, पंजाब और केरल। ये मुख्य राज्य जहाँ पर उर्वरक का उत्पादन होता है। अगर आपने कभी देखा होगा, गांव में रह रहे हैं और कृषि परिवार से जुड़े हैं, तो आपने वो बैग जरूर देखे होंगे जिनमें ये उर्वरक आती है। तो कभी कोशिश करना उनके ऊपर पढ़ने का कि प्रोडक्शन कहाँ से हो रहा है। अधिकांशतः हरियाणा, यहाँ पर जो प्रोडक्ट आते हैं वो गुजरात से आते हैं। अगर हम देखें कि वेस्टर्न हरियाणा के आसपास हम जाएं तो यहाँ पे गुजरात से होंगे, और अगर हम ईस्टर्न हरियाणा की बात करें, दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों की बात करें, तो वहाँ पर बिहार से प्रोडक्ट है वो आते हैं या यूपी से प्रोडक्ट होते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये अन्य महत्वपूर्ण राज्य हैं। उसके बाद सीमेंट उद्योग है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर हम उर्वरक उद्योग या केमिकल इंडस्ट्री की बात करें तो वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि सीमेंट उद्योग है। सीमेंट उद्योग है, इसका उपयोग निर्माण गतिविधियों में जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़क, हवाई अड्डे, बांध, अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान है वो बनाने में किया जाता है, सब आपको पता है। उस उद्योग को चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, जिप्सम इत्यादि भारी कच्चे माल की आवश्यकता होती है। मुख्य तौर पर चूना पत्थर वो उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा सिलिका, एल्यूमिना और जिप्सम है, इनका भी उपयोग होता है। तो ये भारी उद्योग है क्योंकि इसका कच्चा माल भी भारी होता है और तैयार माल भी भारी होता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण जो संयंत्र है वो हमारे देश के गुजरात में है। ये महत्वपूर्ण इसलिए कह रहे हैं क्योंकि निर्यात की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हम सीमेंट का निर्यात करते हैं। हमारे देश का पहला सीमेंट प्लांट है वो 1904 में चेन्नई में स्थापित किया गया था। इस वक्त देश में 128 बड़े और 323 छोटे सीमेंट के कारखाने हैं। 1989 और अन्य नीतिगत सुधारों के बाद मूल्य और वितरण में गिरावट ने सीमेंट उद्योग की क्षमता को बढ़ाया है, जिसके कारण ये तेजी से आगे बढ़ी है। इस इंडस्ट्री में उत्पादन के साथ साथ निर्यात है वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। तो ये था सीमेंट उद्योग। तो आज का हमारा हम सेशन में हमने बात की खनिज आधारित उद्योगों की। सबसे महत्वपूर्ण हमने किया लोहा इस्पात उद्योग, और उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण है सीमेंट उद्योग। बीच में हमने एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री और फर्टिलाइजर इंडस्ट्री उनकी भी बात की। तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।